हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट का टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार पढ़ने से पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसको मैं आपको रिकैप करा देती हूँ थोड़ा सा। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैसियस स्टेट में बहुत दूर में पार्टिकल्स हमें पाए जाते हैं। 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज, उनके कुछ गुण जो है आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे। उनमें जो इंपॉर्टेंट गुण थे बच्चों, कूलिंग कर्व और आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी के बारे में मैं आपको यहाँ दोबारा रिकैप करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हायर क्लासेस में इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए बच्चों ये जरूरी है कि आपको कंसेप्ट जो हैं इन दोनों टॉपिक पे क्लियर हो। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये दो प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारा टॉपिक था बच्चों कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। अगर हम सॉलिड जो हमने दो पढ़े हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, उन दोनों को हम अगर ठंडा करते हैं तो हमारा किस तरह का ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को हम कहते हैं कूलिंग कर्व या शीतलन कर्व। हमने छोटी क्लासेस में 9th में आपका एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है क्रियाकलाप के नाम से, एक्टिविटी के नाम से, उन्हें ध्यान आ जाएगा जैसे मैं इसके बारे में बताऊंगी। उस एक्सपेरिमेंट में बच्चों हमने एक बीकर के अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े लिए थे और जैसे ही हमने इस बर्फ को गर्म किया था, इन टुकड़ों को हमने गर्म किया था, तो हमने देखा था कि कुछ समय तक जो है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हमने बर्फ के टुकड़े लिए एक बीकर में, उसको गर्म किया और हमने देखा कि बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू होती है। बर्फ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में कह सकते हैं, मान लीजिए -4 या 5 डिग्री सेल्सियस जिस पे बर्फ अभी बनी हुई है वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू होती है। जैसे मैं गर्म करना शुरू करती हूँ इसका मतलब मैं तापमान बढ़ा रही हूँ। -4 का ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद में 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री के पास में आता है बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कुछ समय तक जो तापमान है वो 0 डिग्री पर ही रहता है और बढ़ता नहीं है। यहाँ पे मैं इसको हीट कर रही हूँ, इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ा रही हूँ, इसकी ऊष्मा बढ़ा रही हूँ। 0 डिग्री पर टेम्परेचर जो आ जाता है उसके बाद में काफ़ी समय तक जो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उसका क्या कारण है? जो मेन रीज़न है टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का, तापमान कांस्टेंट रहने का बच्चों, वो ये है कि जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुँच गया, 0 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें बर्फ़ और पानी जो है वो साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। वो टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम इस बर्फ़ के ग्लास को गर्म कर रहे हैं, जब तक पूरी बर्फ़ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री नहीं हो जाता है तब तक ये बर्फ़ जो है पूरी पानी में बदलेगी नहीं और तब तक इसका तापमान जो है और नहीं बढ़ेगा। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा था, वो टेम्परेचर जो था वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अवस्था के बदलने का तापमान था। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी अवस्था बदल रही थी बर्फ से पानी, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको हम कह सकते हैं। अब बच्चों होता क्या है जब अवस्था में चेंज होता है? हमने बर्फ ली थी उस बीकर के अंदर, उसका तापमान जो था माइनस में था, वो धीरे धीरे 0 डिग्री तक पहुंचा। अब सारी बर्फ जो है वो एक साथ तो पानी में नहीं बदलेगी, धीरे धीरे जो है सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी। जब तक सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उस बीकर का टेम्परेचर जो है आगे नहीं बढ़ेगा। इस टेम्परेचर को नोट करने के लिए बच्चों हम यहाँ एक थर्मामीटर भी डाल के देख सकते हैं। वो थर्मामीटर जो होगा हमें वो रीडिंग बताएगा उस पानी की, बर्फ वाले पानी की, जो उस बीकर में प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे थर्मामीटर बता रहा है कि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस वो काफ़ी देर तक जो है उसके अंदर दिखाई देता है। देर तक दिखाई देने का कारण बच्चों मैंने आपको बता दिया है। जब तक पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होती है, पूरा का पूरा स्टेट चेंज नहीं होता है उस बर्फ का सॉलिड से लिक्विड, तब तक टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात थी बच्चों जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। अगर मान लीजिए इस चीज़ को हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने का मतलब है हमारे पास जो है भाप है, स्टीम है। भाप को हम ठंडा करेंगे। भाप को ठंडा करने पे आपको पता है बच्चों ये पानी में कन्वर्ट होगी। इसको और ठंडा करेंगे तो ये हमारा बर्फ बन जाएगा। जो हमने ऊपर दिखाया था एक्सपेरिमेंट, ये तापमान बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें।
जो मैं नीचे एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ ये बच्चों टेम्परेचर कम करने वाला, तापमान कम करने वाला एक्सपेरिमेंट है। जब भाप को मैंने ठंडा किया, उसका तापमान घटाया तो पानी में बदल गई। जब पानी को और ठंडा किया तो वो बर्फ में बदल गया। तो इसमें भी जो है अवस्था परिवर्तन हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रहा है। उस समय जो हमें ग्राफ मिलता है क्रिस्टलीय ठोस के केस में, वो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ है या क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ है, और जो नीचे वाला ग्राफ जो है हमारा ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऊपर वाले ग्राफ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। ये देखिए ग्राफ कैसे बना हुआ है, उस पर ध्यान से देखिए उसको आप। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये जो हमारी लाइन आ रही है टेम्परेचर कम होने की लाइन है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, हमें एक सीधी लाइन यहाँ मिलेगी। इसमें टेम्परेचर जो है हमारा सेम है। मान लीजिए अगर हम ठंडा कर रहे हैं इस चीज़ को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा भाप के लिए है। भाप को हमने ठंडा किया, जैसे ही भाप वाला टेम्परेचर इस पोजीशन पे पहुंचेगा, अब क्योंकि पूरी भाप जो पानी में कन्वर्ट होगी इसलिए इस पूरे वाले हिस्से में हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरी भाप हमारी पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो ये वाला हिस्सा जो है उसको हमने अवस्था परिवर्तन के रूप में दिखाया है, चेंज ऑफ स्टेट हम इसे कह सकते हैं। जैसे ही पूरी भाप पानी में कन्वर्ट हो गई, फिर दोबारा टेम्परेचर हम कम करेंगे तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि ग्राफ जो है बीच में अलग अलग पोजीशन दिखाएगा। दोबारा थोड़ी देर बाद हमें इस तरह का एक और कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ये दोबारा हमारा आ गया अवस्था परिवर्तन का ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पानी प्रेजेंट है। ये हमारा भाप था, भाप जो है वो पानी में कन्वर्ट हुआ। अब पानी जो है हमारी बर्फ में कन्वर्ट होगी, यहाँ हमें बर्फ मिलेगा। लेकिन जब तक जो है पूरा का पूरा पानी बर्फ में चेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर जो है कांस्टेंट दिखाई देगा जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिसपे पानी जो है बर्फ के साथ इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था पे रहता है। और जो टेम्परेचर मैंने आपको ऊपर दिखाया है भाप और पानी का, ये टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि जिस प्रकार से भाप को हम पहले पानी में कन्वर्ट करते हैं, पानी को हम बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें दो प्रकार की अवस्था परिवर्तन यहाँ पे सीधी लाइनें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार जो है बच्चों सेम टू सेम ग्राफ जो है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस में भी देखने को मिलता है। वहाँ भी हमें अवस्था परिवर्तन होने के कारण इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें दिखाई देती है। जबकि हम बात करते हैं जब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अक्रिस्टलीय ठोस की, अमॉर्फस ठोस की, तो हमें ग्राफ जो है बच्चों कुछ इस तरह का मिलेगा। ये हमारा तापमान है बढ़ता हुआ, ये हमारा टाइम है, समय के साथ तापमान दिखाया गया है। जैसे ही हम उसको ठंडा करना शुरू करते हैं, तापमान घटाने का मतलब है ठंडा, तो हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ तापमान जो है वो एक गति से कम होता जा रहा है। और ग्राफ हमारा इस तरह का कर्व मिलेगा जिसमें कोई कांस्टेंट वाला अवस्था परिवर्तन वाली जगह हमें देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आपको एग्जाम्पल आए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आप हमेशा NaCl को ध्यान में रखेंगे, और क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, अमॉर्फस सॉलिड के लिए हम रबर को ध्यान में रखेंगे, या कांच का टुकड़ा, वो भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये ग्राफ जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से ग्राफ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें मिलेगा और किस तरह का ग्राफ हमें नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड में, अक्रिस्टलीय ठोस में मिलेगा। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अमॉर्फस, हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो ग्राफ होता है क्रिस्टलीय सॉलिड या अक्रिस्टलीय सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड के बीच में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो मेन डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले केस में जो भी हम एनर्जी इसको दे रहे थे, जब मैंने गर्म करने की बात की थी या फिर ठंडे करने की बात मैं करती हूँ, जो भी एनर्जी हम इससे ले रहे थे वो एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर स्टेट अवस्था को चेंज करने में काम आती है। और जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट अवस्था परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, वहाँ पे जो ग्राफ हमारा होता है वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है, एक सीधी लाइन हमें देखने को मिलती है। इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इस प्रकार की कोई लाइन हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसका नाम ही बच्चों शीतलन वक्र है। इसका मतलब ठंडा करने पे हमें कैसा डायग्राम हमें मिलेगा या कैसा ग्राफ हमें मिलेगा। तो इसके लिए वर्ड जो काम हम लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे नॉन कंटिन्यूस ग्राफ मिलेगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं असतत ग्राफ।
और जो हमारा अमॉर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस था उसमें जो हमें ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा सतत ग्राफ, लगातार जो है गिर रहा है टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर के गिरने के साथ में। तो दो डिफरेंस जो हम ग्राफ के अंदर नोट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का असतत ग्राफ है और क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ जो होता है बच्चों सतत ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। और बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो हमारा वो है आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। जैसा कि इसका नाम है आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी, हिंदी में इसको दैशिकता और विषम दैशिकता कहते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी आपको आता रहता है। ये जो मैंने NaCl का डायग्राम लिया है ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस प्रॉपर्टी का नाम जो जैसे कि दिख रहा है दैशिकता है, मतलब दिशा से संबंधित। ये NaCl का क्रिस्टल है बच्चों। इसमें मैंने NaCl के क्रिस्टल को दो डायरेक्शन से देखा। जब पहले मैंने इस डायरेक्शन से देखा तो मैंने देखा कि इसमें एक साइड में Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस के पार्टिकल्स हैं, और दूसरी साइड में देखा मैंने वैसे ही पार्टिकल्स हमें दूसरी साइड में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब बच्चों मैंने इसको इस डायरेक्शन में देखा तो मैंने देखा कि एक तरफ जो है सारे Na के पार्टिकल्स हैं और एक तरफ जो है सारे वो Cl माइनस के पार्टिकल्स हैं या Cl के पार्टिकल्स हैं। अब बच्चों अगर इस तरह का हमें दो पार्ट मिलते हैं अलग अलग दिशाओं में देखने से, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण जो होता है बच्चों, वो सेम कैसे हो सकता है। जब मैंने इसको इस दिशा में देखा तो ये वाले हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ रह गया, इन दोनों के भौतिक गुण जो है वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ आयंस कह लीजिए, जिस पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं दोनों पार्टिकल के नंबर और उनके टाइप दोनों साइड में अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है कि दोनों साइड की, इसको हम A साइड मान लेते हैं और इधर वाले को हम B साइड मान लेते हैं, इनके दोनों की साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अलग अलग देखने को मिलेगी, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमने A पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया तो वो हमारा अलग आया, बी पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किया वो हमारा अलग आया, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के नंबर और टाइप अलग अलग थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हिंदी में अपरिवर्तनांक कहते हैं, यह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अक्रिस्टलीय ठोस की। एग्जाम्पल उसका रबर है। इस तरह का इसके अंदर के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर होता है। जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में देखा तब भी मुझे दोनों साइड जो है इरेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दिया पार्टिकल का, और जब मैंने इसको इस साइड से देखा तब भी मुझे दोनों साइड जो है इरेगुलर अरेंजमेंट ही दिखाई दिया पार्टिकल का। तो किसी भी डायरेक्शन से देखने के लिए मुझे एक ही चीज़ दिखाई दी, एक ही तरह का स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर दोनों तरफ हमें देखने को मिला। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। किसी भी दिशा से देखो, किसी भी डायरेक्शन से देखो, आपको जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का सेम दिखाई दे रहा है, इरेगुलर दिखाई दे रहा है, अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है। सेम का मतलब है इरेगुलर की बात कर रही हूँ बच्चों में। यहाँ रबर जो है उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दोनों साइड से हमें सेम ही दिखाई देगा, दोनों साइड अव्यवस्था बराबर है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है रबर में। जबकि NaCl की बात मैंने की थी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है प्रॉपरली अरेंज है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज थे। एक Cl के चारों तरफ 4 Na थे और एक Na के चारों तरफ 4 Cl प्रेजेंट थे। जब मैंने इसको अलग अलग दिशाओं से देखा, पार्टिकल्स के नंबर जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो गए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के कारण इसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। विषम दैशिकता हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलेगी और सम दैशिकता जो है हमें अक्रिस्टलीय ठोस में देखने को मिलेगी, जिसमें पहले पार्टिकल का अरेंजमेंट व्यवस्थित था, सिस्टमैटिक था, उसमें एनआइसोट्रोपी देखने को मिलेगी। और जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट शुरू से ही असिस्टमैटिक है, नॉन सिस्टमैटिक है, वो किसी भी दिशा में से देखो हमें जो है वैसा ही दिखाई देगा, इसलिए उसको हम एसोट्रोपी कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले वाले वीडियो में भी दिया है बच्चों, आपको दोबारा यहाँ कह रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में सुबह असेंबली हो रही है, जब आप सामने से देखते हैं तो आपको अलग अलग क्लास की अलग अलग लाइन दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप बगल में चले जाते हैं तो आपको दोनों साइड में दो तरह के बच्चे दिखाई देते हैं। एक तरफ आपको आधे बच्चे जो है अलग अलग क्लास के दिखाई देंगे, दूसरी साइड भी आपको आधे बच्चे अलग अलग क्लास के ही दिखाई देंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो गई। सामने से देखने से आपको सारे बच्चे सिस्टमेटिक खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे आपने साइड में जाके देखा तो पूरा स्कूल जो है, पूरे बच्चे जो लाइन में थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और दोनों साइड के पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब तरह के बच्चे आएंगे।
रबर का कंपैरिजन जो है हम एक भीड़ से कर सकते हैं। उस भीड़ को हम किसी भी तरह से देखें, हमें चारों तरफ से भीड़ ही दिखाई देगी। किसी भी दिशा में देखने से हमें भीड़ में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, वो भीड़ के रूप में ही रहेगी, इसलिए वो समदैशिक है। किसी भी दिशा में देखो सेम है। मैंने इसका जो है डेफिनेशन लिख दी है बच्चों आपके लिए। अलग अलग दिशाओं में देखने पर भौतिक गुणधर्म अगर समान हो तो उसको हम बोलते हैं समदैशिक, और अलग अलग दिशाओं में देखने पर अगर भौतिक गुण अलग अलग हो तो उसको हम बोलते हैं विषमदैशिक। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। हमें पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो है 11th क्लास में पढ़े हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतर अणुक फोर्स होते हैं, बल होते हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल जो है हमें सॉलिड के कणों के बीच में देखने को मिलते हैं। और जिस प्रकार के बल या फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करता है उनके बिहाफ पर हमने 4 कैटेगरीज में इनको बांटा है क्रिस्टलीय ठोसों को: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों उनको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनको आणविक ठोस कहते हैं। आयनिक सॉलिड्स को आयनिक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड को कहते हैं हम। और जो आखिरी वाला है हमारा कोवेलेंट सहज संयोजी या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण जो हुआ है, क्लासिफिकेशन, वो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रेजेंट हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, उसके बिहाफ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बच्चों 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ये लंदन फोर्स भी होते हैं, वैंडरवेल फोर्स भी होते हैं, हाइड्रोजन फोर्स भी होते हैं। इनके कई नाम हैं जो 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। जो पहला हमारा सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, इसको हमने 3 कैटेगरीज में रखा हुआ है। पहला जो है नॉन पोलार अध्रुवीय ठोस होते हैं, दूसरा पोलार ध्रुवीय ठोस होते हैं, तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस हमारा तीसरा वाले है। अब जो है पोलार और नॉन पोलार जो है उसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन से प्रकार के सॉलिड को हम पोलार बोलेंगे ध्रुवीय और कौन सा अध्रुवीय होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं नॉन पोलार सॉलिड्स के। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो नॉन पोलार होता है। तो पहले नॉन पोलार सॉलिड्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं वो देखिए। 2 हाइड्रोजन एटम या 2 सिमिलर एटम जब पास पास में आते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलार बॉन्ड होता है। इसका कंपैरिजन हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2 बच्चे हैं एक ही क्लास के, दोनों की ताकत समान है, उनके बीच में अगर हम कोई चीज़ दे दें खाने के लिए, बांटने के लिए, तो दोनों हैं वो बराबर बांट के खाएंगे क्योंकि उनकी ताकत जो है सेम है। दूसरी ओर हमारे पोलार सॉलिड हैं, इसमें हम H और Cl के बीच वाले सॉलिड्स ले सकते हैं, जिसमें H और Cl जो है उसके एटम्स पास में आकर HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमें पता है कि Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो Cl जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और थोड़ा सा माइनस का निशान इसके ऊपर आ जाएगा और H के ऊपर जो प्लस का निशान आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 HCl जो है अगल बगल में है, तो क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर जो है ध्रुवीकरण हो जाता है, इनका पोलैरिटी इनके ऊपर आ जाती है, एक प्लस हो जाता है एक माइनस हो जाता है। जब 2 HCl के मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं तो बगल वाला जो H होता है वो बगल वाले Cl से जो है अट्रैक्ट करता है और इस तरह के बॉन्ड जो बन जाता है H एक मॉलिक्यूल के बीच में और Cl दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम बोलते हैं पोलार सॉलिड्स कहते हैं, जिसमें इस तरह के बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। NH3 में मिलता है इस तरह का बॉन्ड बच्चों में देखने के लिए, HBr, HCl, इसके एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको, क्योंकि इसमें 2 एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों बहुत ज़्यादा है। और जो फर्स्ट वाला जो था हमारा नॉन पोलार, वो HH बता रखा है मैंने, H2 के फॉर्म में या फिर Cl2, दोनों Cl होंगे, दोनों HH होंगे, दोनों सेम हैं, तो उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। तीसरा जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे हम H2O की बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों इस कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ में, और जैसे ही दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होता है तो इस ऑक्सीजन के बीच में और बगल वाले हाइड्रोजन के बीच में
बॉन्ड बन जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं बच्चों थोड़े वीक होते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है उसके लंदन फोर्स हैं, वैंडरवेल फोर्सेस। जो वीक फोर्सेस होते हैं वो नॉन पोलर फोर्सेस होते हैं जो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। आगे एक चार्ट आएगा बच्चों, उसमें हम कंपेयर करके दिखाएंगे इनके बीच में जो अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके टाइप्स के बीच में जिस तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उस चार्ट में हम कंपेयर करेंगे, जो आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। जो हमारे बच्चों पोलर फोर्सेस होते हैं, इसमें एक बात और देख लीजिए। HCl का मैंने आपको बच्चों बताया था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H और Cl की अलग अलग है। तो इनके अंदर पहले पोलैरिटी आ जाती है और फिर दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ में कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाता है जो पोलर बॉन्ड कहलाता है। पहले ये खुद पोलर होगा, पोलर का मतलब इनमें ध्रुवीकरण होगा, एक एंड जो है पॉजिटिव बन जाएगा, एक एंड जो है नेगेटिव बन जाएगा। दो पोल्स जो है इसमें डेवलप हो जाएंगे और जैसे ही दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ में आएगा ये जो खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में प्लस वाले के और माइनस वाले के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको पोलर बॉन्ड बोलेंगे। और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे बच्चों वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू वैंडरवेल और लंदन बोर्ड जो ऊपर वाले में पाए जाते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनके पास में फ्री आयंस नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड की जिसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सुचालक जो हैं वो नहीं होते हैं। आयनिक सॉलिड है नेक्स्ट हमारे टाइप, जिसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। इनके बीच में जो फोर्स पाए जाते हैं वो कूलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। या आपने फिजिक्स में पढ़ा है, कूलम फोर्स या कूलम बल इनके बीच में पाया जाता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इनके बीच में पाया जाता है। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, जैसे NaCl का हम कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है किस तरह से एक Na के चारों तरफ 4 Cl प्रेजेंट होते हैं और एक Cl के चारों तरफ जो है 4 Na प्रेजेंट होते हैं। आयंस के फॉर्म में होते हैं इनके क्रिस्टल में ये Cl और Na, लेकिन फिर भी बच्चों ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं ये भी, क्योंकि जो आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में उनके बीच में बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इनमें आयंस होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि आयंस जो होते हैं बच्चों फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। हम अगली स्लाइड्स में जो है थर्ड टाइप ऑफ जो सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है धातुओं में पाए जाते हैं ये, इनको हम धात्विक ठोस भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है जो मेटल्स होते हैं धातु होते हैं इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे बच्चों वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो सारे जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे जो है गुड कंडक्टर होते हैं। इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी जो यही है कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी में देखने को मिलती है, शाइन चमक देखने को मिलती है, मेलेबल होते हैं, पतली पतली शीट्स में वायर्स में इनको हम ढाल सकते हैं, अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं। और सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो मैंने अभी भी आपको बताई हैं मेटेलिक सॉलिड्स की, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है, उसके कारण ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमें मेटेलिक सॉलिड्स में देखने को मिलती हैं। जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इन बच्चों हम कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स के सारे काम जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं उनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, सह संयोजक या ठोस। इनके बीच में सह संयोजक बंध देखने को मिलता है जैसा कि इनके नाम के अंदर ही दिखाई दे रहा है। आसपास के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। पूरे क्रिस्टल में सारा का सारा जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे पाया जाएगा। सह संयोजक बंध हमें देखने को मिलता है। ये भी हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं।
ब्रिटल होते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं, भंगुर बोलते हैं जिसे, ब्रिटल। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बच्चों स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, इंसुलेटर के फॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि इनके पास में फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो जो भी हमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इन चारों क्रिस्टल के बारे में, जो चारों सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में जो हमने पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम एक जगह है समराइज कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, पहला जो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा था, जिसको मैं कह रही थी आणविक ठोस। 3 टाइप्स मैंने बताए थे आपको, एक नॉन पोलार अध्रुवीय, पोलार ध्रुवीय, और तीसरा था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। 3 टाइप्स जो थे हमारे आणविक ठोस के थे। दूसरा हमने पढ़ा था आयनिक ठोस, तीसरा हमने पढ़ा था धात्विक ठोस, मेटेलिक ठोस, और चौथा वाला जो हमारा था कोवेलेंट और नेटवर्क ठोस था। इनके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, मेटल सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। मैंने बताया था जब मेटल सॉलिड के बारे में आपको बताया था धात्विक ठोसों के बारे में कि इसमें इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके सारे प्रॉपर्टीज के लिए, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। कोवेलेंट और जो नेटवर्क सॉलिड्स थे उसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम होते हैं हमारे। किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स बल इसमें पाया जाता है, नॉन पोलार जो थे, जब मैंने H2 और Cl2 की बात की थी तो वहाँ पे मैंने आपको लंदन फोर्स, वीक फोर्स के बारे में बताया था। लंदन फोर्स बच्चों होता क्या, वो देखिए, हमें पता है कि बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ जो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अलग अलग शेल्स में। कभी कुछ ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक जगह इकट्ठे हो गए यहाँ पर। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कारणवश एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है एटम का स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ऐसा ही एक और एटम इसके कांटेक्ट में आएगा जिसमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है तो उसका पोर्शन भी ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में इसके नज़दीक आता है तो इसका पॉजिटिव पोर्शन जो है इसके नेगेटिव वाले पोर्शन से अट्रैक्ट होगा और इन दोनों के बीच में जिस तरह का फोर्स डेवलप होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के किसी कारण से एक तरफ आने के कारण, उस फोर्स को हम कहते हैं लंदन फोर्स। बच्चों समझ में आ गया होगा। इस एटम के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह इकट्ठे हो गए। जैसे ही एक जगह इकट्ठे हुए ये वाला हिस्सा जो एटम का नेगेटिव हो गया, दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव वाला हिस्सा जो है बगल वाला एटम जो है उसके पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट करेगा और ये जो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में डेवलप होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठे होने के कारण उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स, जो टेम्परेरी होता है। जैसे ही ये कंडीशन जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक तरफ इकट्ठे हुए थे रिमूव हो जाती है, दोबारा एटम जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव करने शुरू हो जाते हैं और इन दोनों एटम्स के बीच का फोर्स भी जो है खत्म हो जाता है। टेम्परेरी फोर्स होता है लंदन फोर्स। ये हमने 11th क्लास में बच्चों डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो 11th क्लास की बुक कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा जो था मैंने बताया था पोलार का, आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है इसमें, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण। जब मैंने HCl की बात की थी तो मैंने कहा था क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव का निशान आ जाएगा, H के ऊपर पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। जैसे ही दूसरे HCl के कॉन्टेक्ट में आता है जिसके ऊपर माइनस Cl के ऊपर निशान है, प्लस H के ऊपर निशान है, तो ये प्लस वाला हिस्सा जो है इस Cl के माइनस वाले हिस्से से अट्रैक्ट होगा और कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। इस समय जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पहले HCl जो है खुद एक डायपोल द्विध्रुव बना और उसके बाद में इसने अपने बगल वाले HCl को भी इस तरह का बना दिया कि उसका पॉजिटिव हिस्सा इसके नेगेटिव हिस्से से अट्रैक्ट हो रहा है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आयनिक सॉलिड्स का मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, H2I2CCl4 नॉन पोलार वाले हैं, HClSO2 जो है पोलार वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयनिक सॉलिड का NaCl है, मेटेलिक का आयरन और कॉपर दिया हुआ है, कोवेलेंट का डायमंड SiO2, ग्रेफाइट जो कार्बन के अलग अलग फॉर्म है वो दिए हुए हैं।
फिजिकल नेचर बताया है, देखने में कैसा होता है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है। नॉन पोलार, पोलार सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रांग होती है, ये हार्ड है हमारे। आयनिक सॉलिड्स भी हार्ड होते हैं, नमक का क्रिस्टल जो है वो हार्ड होता है। मेटेलिक और कोवेलेंट जो है वो भी हार्ड होते हैं। ठोस जो है उसमें ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट की कैटेगरी में हमारा आता है। डिपेंड करता है कि इसमें आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। सुचालक कुचालक जो है बताया हुआ है इनमें। नॉन पोलार, पोलार जो है इनमें फ्री आयंस एब्सेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसमें भी कोई फ्री आयंस नहीं है मूवमेंट के लिए, इसलिए तीनों के तीनों इंसुलेटर हैं। आयनिक सॉलिड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में जब तक होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही मोल्टन स्टेट में वो आ जाते हैं या एक्वस पानी में इनको घोल दिया जाता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर है। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने को मिलते हैं, उनमें भी फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो भी इंसुलेटर होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट सॉलिड्स का। मेटेलिक का भी हाई होता है, आयनिक सॉलिड्स का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो हमारे मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं उनके सबके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।